कई मंडलाध्यक्षों की शिकायत आई कि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो नॉर्म्स बनाए थे उसकी वजह से उन्होंने कईयों ने एज फैक्टर में कुछ वो बनाए। तो जो ग्रीवेंस आई, क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? आप किस तरह पे कुछ इसमें कुछ किया गया है? पहली बात तो ये है कि ऐसा करना नहीं चाहिए। 4 लोगों को होल्ड रख दिया और 50 लोगों को नोटिस दिया है, क्या इस तरह से? पहली बात तो ये है कि किसी को अपनी जन्म तिथि या कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर व्यक्ति को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये हमारी योजना है। इसके बावजूद भी आप देखिए कि वो हमारे यहाँ काम करना चाहता है, कितना उत्साह है उसके मन में। इसका मतलब हमारे प्रति मतलब हाँ, आत्मीयता, समर्पण बढ़ता जा रहा है। हाँ, लेकिन किसी को और फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहिए। वो इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं, हमारे संगठन में भी गंभीरता से, कि भाई आप काम करो, कहीं भी दायित्व तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दिल्ली में जो चुनाव है, इंटरनल रिपोर्ट्स और लोगों से जो बातचीत है, उसके अंदर सामने आया है कि जाट वहाँ पर ज़्यादा है और गुर्जर जाट समीकरण को अगर देखते हुए वो लोग ये चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में सीएम दिल्ली वाला ही बने। हमेशा बाहर से सीएम बनते हैं, तो इस बात क्या की जा रहा है? मैं देखिए, जाट या राजपूत या अदर देन जाट, मैं इसमें नहीं पढ़ता। हम पार्टी में है हमारा विश्वास, हमारी नीति है, हमारे सिद्धांत, उसके आधार पर हम राजनीति करते हैं। जातिवाद की राजनीति हम करते नहीं हैं। और जनता जो चाहेगी, जनता की बात तो जहाँ तक जनता जो चाहेगी वही होगा। हम लोग अपने विकास के एजेंडे से काम करते हैं, हमें जातिगत राजनीति से हम परहेज करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए अभी इंतजार करना होगा, दिल्ली चुनाव के बाद नाम आएगा? देखिए, चुनाव प्रक्रिया है। अब चुनाव प्रक्रिया में चुनाव जैसे जैसे संपन्न होते जाएंगे और उस हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और प्रक्रिया के तहत ही होगा। अब इंतज़ार तो हम सबको है। आरोप ये भी है कि वो 8,500 करोड़ से ज़्यादा का सरकार को नुकसान पहुंचा रहे थे, क्या सही है ये बात? देखिए, विकास में कोई बाधक नहीं बने, ये विकास प्राथमिकता है। और भाटी जी शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहाँ पर यदि जो ये ऊर्जा के क्षेत्र में या और किसी भी क्षेत्र में विकास हो रहा है तो उसका लाभ आम नागरिक को मिलेगा। इस विषय को उन्हें गंभीरता से समझना चाहिए और सरकार के काम में रोड़े नहीं अटकाना चाहिए। राजनीति करे, राजनीति का समय आए तब राजनीति करे, बाकी समय में विकास में सहयोग करे और विशेष रूप से उस क्षेत्र में विकास होता है। आप देखिए कि वहाँ पर यदि औद्योगिक विकास होगा, किसी भी प्रकार का विकास होगा तो आम आदमी को रोज़गार मिलेगा। वो टैक्सियाँ भी चलेगी, होटलें भी चलेगी, ढाबे भी चलेंगे, लोगों को छोटी मोटी दुकानें भी चलेगी, उनको भी आमदनी होगी। पर्यटन यदि विकसित होता है तो भी आमदनी होगी। तो ये सब चीज़ें समझना चाहिए कि उस क्षेत्र के नागरिकों का हित इसमें हो। मैं सोचता हूँ कि रविंद्र सिंह जी राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं, जन सेवा के प्रति समर्पित नहीं है। वो पहले विधायक बने, हमारी पार्टी से विद्रोह करके विधायक बने, विधायक बन गए तो बनने के बाद उस जनता की सेवा करना चाहिए था। तुरंत अति उत्साह में लोकसभा का चुनाव लड़ लिया तो उस जनता के प्रति क्या किया उन्होंने? वो यदि हमारे साथ मिलकर के काम करते तो उस जनता की भलाई कर सकते थे, लेकिन फिर लोकसभा का चुनाव लड़ लिया तो उस जनता को तो छोड़ दिया। ये ठीक बात नहीं है। जब जनता ने चुना है तो जनता के अभावों को मिटाने के लिए सरकार का सहयोग ले और विकास करवाए, ये ज़रूरी है, बाधक नहीं बनना चाहिए। कोटा में 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जयपुर में भी सुसाइड हो गया, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सुसाइड नोट में लिखा जा रहा है कि कोचिंग सेंटर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। सुसाइड नोट में कल बच्ची ने भी लिखा है। ये बात बिल्कुल सही है, ये चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता है इस विषय पर। इस आपके चैनल्स के माध्यम से मैं अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो बच्चे की भावना को समझे, बच्चे की प्रतिभा को समझ करके किस दिशा में बच्चा प्रगति कर सकता है इसको पढ़े और उसी दिशा में उसको प्रेरित करे। ऐसा नहीं करे कि बच्चे का भाव विचार तो मेडिकल लाइन में जाने का है और आप उसको इंजीनियरिंग के लिए भेज रहे हो तो वहाँ पर उसको तकलीफ़ होती है। ऐसे ही यदि किसी का इंजीनियरिंग में जाने की प्रतिभा है और उसको आप
IAS या मेडिकल में भेजने की कोशिश करेंगे तो बच्चा तनाव महसूस करता है। एक दूसरा, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनसे भी मैं कहूँगा कि अपने क्लास में संख्या सीमित करें। बहुत अधिक संख्या होती है और एक प्रोफेसर केवल लेक्चर दे के चला जाता है तो उस विद्यार्थी के मन में कई समाधान होते हैं, करना होता है, प्रश्न होते हैं, वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाता क्योंकि समय उसको पूरा मिलता नहीं है और वो केवल लेक्चर दे करके और लेक्चरर चला जाता है और विद्यार्थी उसको ग्रेस्प नहीं कर पाता या उसको कोई समाधान करना होता है तो फिर वो कर नहीं पाता। तो एक तो ये कि संख्या भी सीमित रखे, दबाव बहुत कम रखे, अनर्गल प्रेशर इतना कर दे कि बच्चा एक बार दिमाग शून्य हो जाता है, सोचता है मैं करूं क्या, मैं इसमें पीछे रह गया, इसमें पीछे रह गया, इधर परिवार का दबाव, तो बच्चे गलत निर्णय कर लेते हैं। तो हमारी सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। हमारी सरकार ने भी इन इंस्टीट्यूट्स के जो प्रबंधक है उनको बुला करके भी समझाने की कोशिश की, नियमावली भी जारी की और ये व्यवस्था दी है। और भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो विशेषज्ञ है इस विषय को समझ करके और भी ये प्रयास करेंगे कि ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो पाए। किसी के परिवार का चिराग यदि जो उम्मीद के साथ वहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए और वो यदि आत्महत्या कर लेता है तो बहुत दुखद है, अत्यंत दुखद है। इसकी चिंता हम सबको है और हमारी सरकार इसके प्रति गंभीर है और चिंता करेगी। डोटासरा जी ने कल ये बोला है कि नाथूराम गोडसे के विचारकों को सत्ता से हटाएंगे, देश में नफरत का एजेंडा फैलाने का काम चल रहा है, अभी हम देश में त्याग और मोहब्बत बांटने का काम कर रहे हैं। किसी ने देखिए ये अब वो मैंने पहले भी कहा था, डोटासरा जी बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं। बॉल तो है ही नहीं, यूं ही टांगे मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वो क्या बोलते हैं उनको खुद को बाद में पता चलता है कि मैंने क्या बोल दिया। जो रेवड़ी बांट रहे हैं उनसे राज्य की हालत बुरी तरह खराब हो जाएगी। इस बार आपने सबसे ज़्यादा रेवड़ी आपने ही बांटी है दिल्ली में, शायद ही कोई चीज़ बाकी रखी। देखिए मैं एक बात बताऊं, अब जो जनता के हित की बात होती है और जो पहले किसी ने जारी किया उससे छीनने में थोड़ा उस व्यक्ति को जिससे छीना जाता है उसको दर्द होना स्वाभाविक है। बाकी हम कभी भी रेवड़ियाँ बांटने का काम नहीं करते। हम वही काम करते हैं कि आम आदमी को रोजी रोटी मिलना चाहिए, पेट उसका भरना चाहिए, भूखा नहीं रहे, ये व्यवस्था तो ज़रूरी है और ये सरकार का दायित्व भी है कि किसी को भूखा नहीं रहने दें। इसलिए इसको आप रेवड़ियाँ मत कहिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कहिए। रेवड़ियाँ वो बांटी गई जो आनन फानन में जो विपक्ष ने ज़रूरत नहीं थी लेकिन एक चुनावी लाभ लेने के लिए और घोषणाएं कर दी, वो रेवड़ियाँ कहलाती है। तो देखिए मुद्दा हमारा एक्चुअली जन सेवा है और हमने जो काम किए हैं वो मुद्दा है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ाई है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, तो वहाँ पर भी समुचित विकास होना चाहिए। ये मुद्दा मुख्य रूप से रहेगा, विकास। जो हमने काम किए वही मुद्दा है। हमें विपक्ष क्या करता है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, देश विरोधी गतिविधियाँ विपक्ष करता है तो फिर नाराज़गी तो स्वाभाविक है, वो कृत्य स्वीकार नहीं है। बाकी हम अपने एजेंडे से काम करते हैं, हम अपने चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर काम करते हैं। जो हमने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है उसको हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जा रहे हैं। हमने ये प्रयास किया कि जन अपेक्षाओं के अनुरूप हमने उम्मीदवार उतारे हैं जो जनता की सेवा करने के लिए कृत संकल्प है और जनता आशीर्वाद देगी। परवान पर है इस बीच में कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं डिप्टी सीएम मिले सचिन पायलट, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो दिल्ली चुनाव में कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ वो शीश महल और वहाँ तक ही सीमित रह गई है, सिर्फ बयानबाजी करते रहे, उनकी पदयात्रा पे कुछ नहीं है। पायलट साहब भूल रहे हैं, उनको याद होना चाहिए कि कांग्रेस कहाँ है। दिल्ली में पिछली बार एक भी एमएलए कांग्रेस का नहीं जीता। कब ये आम आदमी पार्टी से समझौता कर लेते हैं, कब इनके संबंध बिगड़ जाते हैं। ये बेमेल गठजोड़ पूरे हिंदुस्तान में करते आ रहे हैं। पहले अपने नेतृत्व को समझना चाहिए पायलट साहब को कि उनका जो नेतृत्व है, उनकी लीडरशिप जो है वो ढुलमुल है, कभी
अपने जो निर्णय पर अडिग नहीं रहती, बदलती जाती है। किस प्रदेश में किसके साथ समझौता करते हैं, फिर उन्हीं से और कुश्ती भी लड़ लेते हैं। तो इसलिए वो अपना घर संभाले, हमारे बारे में नहीं सोचे। ना हमको कोई शीश महल से मतलब है, ना हमें कोई नहीं। हमें जनता की सेवा करनी है और जनता ने भी तय कर लिया है कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी को और बहुमत मिलेगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनने जा रही है।